4 हो चुके हैं, 4 हो गया है तो इनका पूरा ठीक हो चुका है। हेलो, हेलो कृतिका, मेरी वॉइस आ रही है? ट्यूट फर्स्ट पूरा हो गया है। ट्यूट फर्स्ट जो है सारे क्वेश्चन करा दिए थे हमने। यस सर, करवा दिए थे। अच्छा अच्छा, कोई भी क्वेश्चन अभी बचा तो नहीं ना उसमें? लास्ट टर्म पे आई थिंक सारे हो गए थे क्वेश्चन। हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, आ रही। अच्छा तो मेन क्वेश्चन सारे आपने करा दिए थे, खाली सप्लीमेंट्री और वो सब बाकी। अच्छा, ठीक है। मैं एक दो दिन में सोल्यूशन मतलब भेज दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, जो भी सॉल्यूशंस रेस्पेक्टिव हैं, अगर कोई एक दो कोई हमने शायद हिंट सारे क्वेश्चन में दे दिया था, वो कैसे कैसे सॉल्व करना है। इसी में अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको एक बार आंसर्स वगैरह अपने क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक दो दिन में आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, पीडीएफ। ठीक है, क्लियर? वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस हैं, उससे आप अपने अपने जो है सॉल्यूशंस को वेरीफाई कर लीजिएगा, आंसर्स को, सॉल्यूशन को। कहीं कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा फर्दर। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है, क्योंकि सेकंड आपका यूनिट शुरू हो गया है। सेकंड ट्यूट भी हमने शेयर किया था, आप लोग को मिल गया होगा ग्रुप में, मिल गया है? बताइए। सेकंड ट्यूट भी हमने शेयर कर दिया है, आप लोग को मिल गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो यस सर। तो उसी को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ इस पे। उसके भी कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी कर लिए हैं, जो टॉपिक कवर कर लिए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट वी स्टार्ट। न्यूमेरिकल्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि बुक्स आप लोगों के पास हैं या नहीं है?
सब्जेक्ट की बुक आप लोगों ने ली है कि नहीं ली है अभी? ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आप AKTU की कई सारी बुक्स हैं जो इस एंटीना, अभी फिलहाल ये सब्जेक्ट एंटीना और ये EMFT मिक्स हो गया है, पहले अलग अलग चलता था। तो अभी इस सेमेस्टर का करंट में जो पब्लिकेशन कोई आया हो तो अलग बात है, अदरवाइज पहले की जो बुक्स हैं तो उसमें आपको यूनिट बाय यूनिट एंटीना की अलग बुक थी और EMFT की अलग बुक थी। तो जो सिलेबस है 2 यूनिट आपका EMFT का है, पहला 2 यूनिट, फिर एंटीना का है 3 यूनिट। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने हैं तो आप मतलब अलग अलग बुक ले लीजिए, ठीक है, EMFT वाली ले लीजिए, एंटीना की ले लीजिए अलग से। तो AKTU की बुक्स में आपको मतलब न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्लियर? ठीक है, सुन रहे हैं सभी लोग? यस सर। न्यूमेरिकल करना जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स पे बेस है, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल ये इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस सब आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं ट्यूट 2 शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, जस्ट वेट, आई एम हैविंग द ट्यूट 2, ओके। सभी को दिख रहा है ये? आई थिंक सभी को ये ट्यूटोरियल दिख रही होगी। हेलो, सभी को ट्यूट शीट दिख रही है? शेयर किया है अभी मैंने, यस। ओके। तो इस ट्यूटोरियल में इफ यू सी, ठीक है, हम लोग जो बेसिकली कवर करेंगे क्वेश्चंस वो स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि अभी हमने ज्यादा टॉपिक पढ़ाए नहीं है, तो लेकिन जितने पढ़ाए हैं उस पे बेस क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फुल स्टॉप, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही करा दिया था, आपको याद आ रहा है आप लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने अभी बताया था, यूनिट 2 जब स्टार्ट कराया था, तो हमने पहले तो यस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया था होता क्या है, ठीक है, जब हमने कूलम्स वगैरह बताया था आपको, कूलम्स फोर्स, क्लियर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज निकलवाया था ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस बताए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन? हेलो क्लास, क्वेश्चन हो जाएगा ये फर्स्ट वाला? ये तो हमने क्लास में कराया ही है आपको। एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी मैं बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा सभी को, डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बताया है ना आप लोग को? हेलो, हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस सर, बता। ये क्वेश्चन भी हो गया ना, तीनों के लिए हमने अलग अलग बताया है आपको, कि चल भी रहा है ये टॉपिक, ठीक है। हमने तीनों के लिए आपको बताया था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पहले क्यू की वैल्यू निकालते थे कि कितना चार्ज ऑक्युपाई हो रहा है उस पर्टिकुलर लाइन पे या सरफेस पे या वॉल्यूम पे। उसके बाद हमने ई की वैल्यू निकाली थी, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम आपको सब बता चुके हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी and dielectric constant, then relate electric flux density and electric field। तो अभी ये हमने आपको फ्लक्स डेंसिटी नहीं बताया है, तो ये फ्लक्स डेंसिटी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें मैं गॉस लॉ वगैरह भी डिस्कस करूंगा आपसे,
तो वहां पे ये चीजें आएंगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा वहां पे आएगा क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वन क्या है, टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 3 into 10 to the power minus 9 coulomb and 6 into 10 to the power minus 9 coulombs are spaced by 1.1 meter apart. Determine the electric field at a point P at a distance of 0.5 meter from each of the particle. इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जरा ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4। आवाज आ रही सभी को? हेलो हेलो क्लास, आवाज आ रही है? ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे? हेलो कृतिका, मैं ऑडिबल? कृतिका, एम आई ऑडिबल? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, जरा बताइए जरा कैसे होगा ये। यस सर। अभी हमने आप लोग को ये बताया भी था, भी डेरिवेशन जब हम करा रहे थे तब भी बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट ए पॉइंट पी, जो कि 0.5 मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो दो चार्जेस हैं, पहली बात तो वो 1.1 मीटर दूरी पे हैं, कहने का मतलब है इसका अगर हम सिंपल वे में डायग्राम देखें तो डायग्राम इस तरह से कुछ बनना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे यहीं पे बताने की, फिर अभी नोट पैड पे भी उस पर ही बता देंगे हम आपको व्हाइट बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसका आउटलाइन समझना पड़ेगा आपको। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मान लीजिए Q1 है, एक चार्ज हमारा Q2 है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, ये जो R की वैल्यू है 1.1 मीटर है, ठीक है। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 into 10 to the power minus 9 कूलम, और Q2 की वैल्यू है 6 into 10 to the power minus 9 कूलम, ठीक है। अभी कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P which is at a distance of 0.5 meter from each of the particle। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं P है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो कि Q1 और Q2 से कितनी डिस्टेंस पे है। Q1 से देखा जाए तो भी ये 0.5 मीटर है, और Q2 से देखा जाए तो भी ये 0.5 मीटर है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? कोई बताएगा कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? हेलो कृतिका, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमने आप लोग को कराया भी था न्यूमेरिकल अभी जल्दी ही, ठीक है। बताइए जल्दी आंसर बताइए, इसका कैसे सॉल्व होगा ये? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है आप लोग का। हेलो, कोई हिंट दीजिए कैसे सॉल्व होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व होगी। रिजॉल्व होगा, अच्छा। जैसे Q1 की वजह से P पॉइंट पे आपको निकालना है, फिर Q2 की वजह से P पॉइंट पे निकालना है।
क्योंकि पूछा है ना कि टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? क्योंकि रिजल्टेंट भी तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट? हमको करके जरा बताइए, करिए। मैं आप लोग को 2 मिनट का 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसको करके बताइए आंसर कितना आएगा। 5 मिनट्स का टाइम हम आपको दे रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या आएगा। क्योंकि एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसमें वेक्टर वाले फॉर्म में था, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए थे, याद आ रहा होगा आपको, है ना? तो सिमिलरली इसको भी सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके बताइए। हमने डायग्राम भी समझा दिया आपको। नाउ यू शुड सॉल्व दैट। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके बताइए इसको। हेलो, हाँ बेटा, कुछ समझ में आया कैसे सॉल्व होगा? सर हेलो, 324 न्यूटन पर कूलम आंसर। आंसर आ गया आपका 300? सर 324 न्यूटन पर कूलम। बहुत जल्दी आंसर निकाल लिया आपने। अच्छा, और कोई, और किसी ने निकाला इसका आंसर? एनीवन एल्स? किसी और का कोई आंसर? किसी और का कोई आंसर? अच्छा चलिए, अब मैं ही बताता हूँ। कितना आया था बेटा आंसर तुम्हारा? 300? कितना बताया आपने? हेलो, कितना आंसर बताया कृतिका? सर 304। नहीं, 304 नहीं आएगा। देखिए, डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। अब मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ यही, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट वेट। देखिए, यही है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन ऐसे बता भी चुके हैं आप लोग को, ठीक है ना? फिर भी आप लोग कुछ दिक्कतें फेस हो रही है। इसमें तो कोई वेक्टर का कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है। कोऑर्डिनेट पॉइंट तो कोई दिए नहीं है आपको एक्स वाई जेड फॉर्म में, x1 xy1 z1 फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। खैर एनीवे, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4। ठीक है,
व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? एक चार्ज दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस, एक चार्ज हम मान लेते हैं Q1, Q1 की वैल्यू हमारी है 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है 6 इंटू 10⁻�9 कूलम, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस, स्पेसिंग जो गिवन है, स्पेसिंग बिटवीन बोथ, इसको हम मान लीजिए स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कितना दिया है आपको? 1.1 मीटर, ठीक है। पहले हम स्टेटमेंट जो दिया उसको लिख ले रहे हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। कुछ थोड़ा इशू आ गया था, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। We were calculating the electric field intensity, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना है? हम E से रिप्रेजेंट करते हैं एट पॉइंट P, P पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। और एट ए डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे है? 0.5 मीटर, ठीक है। तो इस इतनी डिस्टेंस पे प्लेस है, ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टिकल, फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टिकल, ठीक। अब देखिए इसका डायग्राम हम देखें, डायग्राम भी हमने आपको बताया था, डायग्राम में हमने आपको बताया था कि जैसे
ये राइट साइड में ही बना दे रहा हूँ। ये हमारी डिस्टेंस हो गई, दैट इज 1.1 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो चार्ज है ए पे वो Q1 है, यहाँ पे जो चार्ज है हमारा वो Q1 है, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 1.1 मीटर अपार्ट है। ठीक, डिस्टेंस आपको पता चल गई। अब हम सेंटर में एक पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों पॉइंट्स को मीट करा देते हैं। ठीक, P से देखेंगे तो इस पॉइंट को आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो ये इसका अलाइन ओरिएंटेशन इधर जाएगा, इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो इसका ओरिएंटेशन इधर जाएगा। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा, ये P पॉइंट है, इसका ओरिएंटेशन इधर गया, ये EBP हो गया, ये B है नीचे, ये P है। ठीक है, और जो इधर ओरिएंटेशन हो जाएगा इधर का, ये EAP हो जाएगा। ठीक है, और बीच में जो E जाएगा जो सेंटर पे है, जो बीच में जाएगा like this, ये हमारा E हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए अल्फा अल्फा एंगल बना रहा है, या थीटा थीटा भी ले सकते हैं। थीटा ले लीजिए, जैसे हम लोग थीटा लेते आए हैं, ये थीटा है, ये भी थीटा होंगे आपस में। ठीक है, ठीक है, तो थीटा होगा वो कितना डिग्री एंगल होगा, ये 45 डिग्री। कितना होगा ये थीटा, थीटा कितने होंगे यहाँ, थीटा हमारा 45 डिग्री एंगल, तो पूरा ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये आपस में 45 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? तो the intensity of electric field is the intensity of electric field E at point P which is distance R at point P, which is at a distance which is at a distance 0.5 मीटर है ना। ये डिस्टेंस कितनी है, ये 0.5 मीटर, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। ठीक है ना, P पॉइंट की दूरी जो है A और B दोनों से। ठीक है, which is the distance 0.5 meter from a point charge, is given by, कैसे निकालेंगे, E is equal to क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught Q by R square, यही तो होता है। ही बताइए, होता है नहीं होता है? तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 9 into 10 to the power 9। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है ना, नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये हमको रख देना यहाँ वैल्यू। ठीक है, तो जब ये वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, और Q by R। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 to 10 to the power 9 होती है। अब ये वैल्यू हम जब यहाँ रख देंगे तो पहले हमको निकालना पड़ेगा, हमने बताया ना दो कंपोनेंट है, एक EAP है जो कि इसकी वजह से है, A वाले की वजह से है, और दूसरा है EBP जो कि आपका B वाले की वजह से। तो जो EAP हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by AP का होल स्क्वायर। ठीक,
तो 1/4 हो गया 9 × 10⁻9। और Q1 की वैल्यू कितनी रखेंगे? Q1 आपको गिवन है कितना, 3 × 10⁻⁻9। ठीक। AP कितना दिया हुआ है? AP 0.5 मीटर, ये हो गया 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 27 बाई कितना, 0.25 आएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 108 वोल्ट पर मीटर। यही आ रहा है आंसर। देखिए EAP यस इतना, सर। ठीक है, ये EAP आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली यू विल फाइंड EBP। फिर दोनों को रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो EAP आ गया। अब नेक्स्ट वी विल फाइंड EBP, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर इस क्वेश्चन में ये थीटा का कोई रोल नहीं होगा क्या? अभी आएगा ना थीटा, क्यों परेशान? अभी आएगा उस थीटा का रोल, जब रिजल्टेंट निकालेंगे तब हम उसको काउंट करेंगे। सिमिलरली इंटेंसिटी of electric field at point P due to another charge Q2, another charge Q2, ठीक है, at B is given by, जो सेकेंड वाला चार्ज हमारा जो B पॉइंट पे था उसकी वजह से अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं P पॉइंट पे, तो क्या आएगा? EBP, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन 1/4πε0 इंटू Q2 बाई व्हाट? BB का होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, 1/4πε0 अगेन 9 × 10⁻9, ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू क्या है Q2 की? 6 × 10⁻⁻9 अपॉन क्या आ जाएगा? BB का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 54/0.25, यही आएगा। देखिए सॉल्व करके आप लोग भी देख लीजिएगा। 54/0.25 that will give you 216 वोल्ट पर मीटर। यही आ रहा आंसर। तो पहले वाला यस। पहले वाला हमारा आया था 108, ठीक है, और सेकेंड वाला जो आ गया वो कितना आ गया? 216 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि डायग्राम में आपने देखा था कि हमको इसकी वजह से जो इंटेंसिटी थी इस पॉइंट पे वो EBP मिल गई, इधर से जो इंटेंसिटी थी वो EAP मिल गई। अब हम रिजल्टेंट जो है E निकालेंगे ना, तो E को हम निकालने के लिए क्या देखेंगे? EBP का E की तरफ कंपोनेंट और EAP का E की तरफ कंपोनेंट। तो दोनों cos थीटा कंपोनेंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बताइए, दोनों cos थीटा कंपोनेंट बना रहे हैं? यस तो सर। E जो रिजल्टेंट निकालेंगे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EBP cos थीटा प्लस EAP cos थीटा। क्लियर? सो द रिजल्टेंट जो आपका निकलेगा, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, at point P is given by, at point P is given by, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? E is equal to E AP cos थीटा प्लस E PP cos थीटा आएगा। और EAP की वैल्यू कितनी है? EAP अभी हम लोगों ने निकाला था 10
108 cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 45 डिग्री, अभी बताया था मैंने। EBP की वैल्यू कितनी है 216, cos थीटा की वैल्यू अगेन 45 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 108 cos 45 होता है 1/√2 प्लस 216 cos 45 अगेन 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 2, ये आ जाएगा 324। एक बार आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, 324.1.414 ऐसा ही कुछ आएगा। हेलो, ऐसा ही कुछ आएगा। √2 इज 1.414, नीचे कॉमन हो गया √2, ऊपर आपका ये 108 प्लस 216 ऐड हो जाएगा, 324 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 229.14 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यस सर, ये आ रहा है। दिस इज योर आंसर। तो ये कितने लोगों का आंसर आ गया था बताइए, किसी ने फाइंड किया था, ये किसी का आंसर ही आया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हमने एक क्वेश्चन आप लोग को वेक्टर वाला भी कराया था, इफ यू रिमेम्बर, जब हम इंटेंसिटी बता रहे थे तभी एक वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे क्लास में, याद आ रहा है? जिसने क्लास किया होगा उसको याद होगा, एक क्वेश्चन मैंने वेक्टर बेस्ड कराया था कि नहीं कराया था, जिसमें हमने पॉइंट्स लिए हुए थे शायद 2 0 ऐसे कुछ करके थे, XYZ X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 हमारे 2 पॉइंट्स थे, उसी बेसिस पे हमने सॉल्व किया था। याद आ रहा है कुछ? हेलो, यस। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन चाहे हम क्लास में करा रहे हो चाहे ट्यूट में करा रहे हो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। और बहुत ही सिलेक्टिव एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चूज किया है ट्यूट में, ठीक है, जो पेपर में कभी ना कभी आए भी हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में आपके, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखिए बाकी जितना भी है गॉस लॉ पे बेस्ड है, फिर वो अभी हम लोग पढ़ाया भी नहीं है आपको, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे शेयर भी कर देंगे हम आपको Q2 में, सॉल्यूशन जो हमने कराया है शेयर भी कर दूंगा मैं, लेकिन आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन है। अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्यूट में, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको, वो भी हम लोगों ने डिस्कस भी नहीं किया है। ये देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं अभी तक के जो डिस्कशन पे हमारा जितना भी हुआ है। अब फिफ्थ से हमारा जो स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, क्लियर। तो ये हमारा जो है अब नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे वो गॉस लॉ का आएगा, आपका फ्लक्स डेंसिटी जो पढ़ाएंगे उसमें गॉस लॉ भी आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, ये सारी चीजें आपकी इसी में कवर होंगी, ठीक है। तो किसी को इसमें कोई डाउट अभी तक, किसी को इसमें कोई डाउट बताइए। नो सर। ठीक है, अब हम लोग सर आगे बढ़, पिछले हाँ सर पिछले वाले ट्यूट में था सर। पिछले वाले ट्यूट में था। अच्छा, तो पिछले वाले ट्यूट में भी आ जाता है, जस्ट वेट। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। अब ये हमारी तरफ से आपके 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो पिछले ट्यूट पे भी देख लेते हैं, जो आपका डाउट होगा पिछले ट्यूट में वो बता दीजिएगा, वो भी करा देंगे। शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ बताइए, इसमें कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल है?
बताइए कृतिका, कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल है? सर सप्लीमेंट्री एंट्री में, एक मिनट। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट, आपके अलावा किसी को डाउट, जो ये जितने भी ऊपर के क्वेश्चंस हैं, हालांकि हमने हिंट दे दिया था आपको, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने करा दिया था कि नहीं कराया था? आई डोंट रिमेम्बर इट। ये 10th क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? करवाया था। यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू फाइंड द area of curved surface of a right circular cylinder of radius r and height h। कराया है? कराया है बेटा? यस सर। ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। अभी ये जितने भी सप्लीमेंट्री के ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, 15th भी मैंने सॉल्व करा दिया था। आई थिंक C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकलवा दी थी, है ना? और इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इरोटेशनल और सोलेनोइडल वाले ही कॉन्सेप्ट पे चलना था। बाकी क्वेश्चन नंबर 14th भी हमने करा दिया था। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं लगाना है। जैसे कर्ल निकालना है तो दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बहुत सिंपल है, ठीक है? बस ये ध्यान रखिएगा कौन से कोऑर्डिनेट्स को आप यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपका डेल ऑपरेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। डेल ऑपरेटर आपको तीनों के लिए पता होने चाहिए, कार्टेशियन के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए और स्फेरिकल के लिए, ठीक है ना? उसमें कोई भी इफ एंड बट या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी सॉल्व करने में। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12 13, डाइवर्जेंस निकालना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है? 13th भी आसान। हाँ बेटा। सर 9th का फर्स्ट पार्ट बता दीजिए। 9th का फर्स्ट पार्ट, अच्छा ठीक है। सर उसमें Z है तो कैसे होगा? जेड है मतलब समझा नहीं मैं। सर सरफेस में दो ही कंपोनेंट लेते ना। हाँ तो दो है ना, रो है जेड है। डी और एस में देखिए रो आ रहा है, जेड भी आ रहा है, क्या दिक्कत है? तो सर फाई को कांस्टेंट लेंगे। नहीं, फाई है ही नहीं बेटा, फाई है ही नहीं, आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फाई का कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? और सर जो कॉस है वो कॉस स्क्वायर फाई। नहीं, ये कॉस स्क्वायर फाई तो इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हाँ। कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड आपका ये एक्स वाई जेड भी हो सकता था। हम एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर्स देखते हैं, जैसे रो कैप है, जेड कैप है, तो रो और जेड आपका दो ही डायरेक्शनल वेक्टर आपका मौजूद है। तीन होते हैं ना, रो फाई एंड जेड। रो फाई Yes, सरफेस बनाएगा, फाई जेड बनाएगा, या जेड